तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी। कल की कहानी के लिए बहुत सारे लोगों के मेल देखे मैंने और बहुत ही इमोशनल मेल, एक दो लोगों के गुस्से में भी थे। कुछ लोगों ने ये सवाल भी उठाया था कि क्या ऐसी स्टोरी सुनानी चाहिए। एक ने तो ये भी कहा था कि इस वीडियो को आपको फ़ौरन हटा देनी चाहिए। इसके बारे में मैं आज आखिर में ज़रूर बात करूँगा, इसलिए कि मुझे मालूम है आप में से जितने लोगों ने जो कुछ लिखा है, बहुत सारी ऐसी संवेदनाएं भरी हुई मेल थी, बहुत इमोशनल भी थी, तो उसका ज़रूर जवाब दिया जाना चाहिए और इसको समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो इस बारे में मैं आखिर में ज़रूर बात करूँगा। कल की जो स्टोरी थी उसको लेकर मैं कुछ नोट करके भी लाया हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों के मेल। लेकिन वो आखिर में, उससे पहले आज की कहानी। मैंने बहुत सारे अंडरवर्ल्ड डॉन, बाहुबली, ऐसे लोगों के किस्से सुनाए आपको। आज इत्तेफाक से एक कहानी के अंदर दोनों चीज़ें हैं, एक बाहुबली भी है और एक मुकदमा भी है। मुकदमा एक आईएएस अफसर के कत्ल का, जो एक डीएम था, और डीएम के रहते हुए किस तरीके से खून होता है, कत्ल होता है, और फिर वो मुकदमा कितना लंबा चलता है और उसमें क्या कुछ होता है। बात बिहार की, अपने क्राइम तक की फैमिली के एक मेंबर ने ये सुझाव दिया था कि इस कहानी को ज़रूर सुनाएं, लेकिन इस कहानी के ज़रिए थोड़ा एक बाहुबली की ज़िंदगी में भी झांक लेते हैं। नाम है आनंद मोहन सिंह। आप में से बहुत सारे लोग नाम ये जानते होंगे। बिहार जैसे यूपी है, वहाँ पे भी बाहुबलियों का अलग अलग वक्त में, अलग अलग दौर में दबदबा रहा है। चाहे वो शहाबुद्दीन हो, चाहे सूरजभान हो, चाहे फिर अनंत सिंह हो, सुनील पांडे हो, या फिर मुन्ना शुक्ला हो, और या फिर आनंद मोहन सिंह हो। ऐसे तमाम लोग हैं जिनका एक इतिहास रहा है, जिनका अलग अलग दौर में एक बाहुबल रहा है, और किस तरीके से ये लोग पहले बाहुबली, बदमाशी, तमाम चीज़ें, और फिर पॉलिटिक्स, आखिर में का दरवाज़ा खटखटाते हैं और नेता बन जाते हैं, और फिर एक तरह से इनके सारे जो काले कारनामे होते हैं वो सफ़ेद खादी में एक तरह से छुपा लिए जाते हैं। यही अपने यहाँ एक फैशन है कि पहले बदमाशी करो, गुंडा बनो, बड़ा नाम कमाओ, और धीरे से फिर राजनीति के मैदान में आ जाओ, तुम्हारे पुराने पाप धुल जाएंगे। जिन पुलिस वालों से तुमको डर के भागना होता है, क्या पता वही पुलिस वाले तुमको सैल्यूट मारेंगे, क्योंकि तुम एमपी, एमएलए, मिनिस्टर बन जाओगे। हिंदी फिल्में या साउथ की फिल्में ऐसी कहानियों से भरी पड़ी हैं, लेकिन ये सिर्फ कहानियाँ नहीं, ये हकीकत है, क्योंकि फिल्में भी समाज में जो होता है वहीं से उठाती हैं। तो ये हमारे यहाँ का ये एक तरह से एक दस्तूर रहा है। कैसे बाहुबली जो कानून के दुश्मन हैं, और वही लोग बैठ के फिर लोकसभा और विधानसभा में कानून भी बनाते हैं। एक अजीब मजाक है। तो कहानी है आनंद मोहन सिंह की। आनंद मोहन सिंह और जो परिवार था, उसका एक अपना बहुत बड़ा गौरवान्वित इतिहास रहा है। भारत की आज़ादी में, स्वाधीनता संग्राम में आनंद मोहन सिंह का परिवार का भी रोल रहा। उस वक्त वो लोग काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जेल गए। लेकिन आनंद मोहन सिंह अपने इस पुश्तैनी परंपरा से थोड़ा किनारे हो गए, और आनंद मोहन सिंह ने फिर शुरुआत में बाहुबल का सहारा लिया। और एक ज़माना जो फील्ड था आनंद मोहन सिंह का, वो था कोसी, बिहार का एक इलाका है, और इस कोसी एरिया में दबदबा था अच्छा खासा। और इसी के पास पूर्णिया और सहरसा इलाका है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो इस इलाके में वर्चस्व की एक लड़ाई चली थी, और ये लड़ाई चली थी दो बाहुबलियों के बीच में, एक आनंद मोहन सिंह और दूसरा पप्पू यादव। दोनों ही बाद में राजनीति में आ गए, अभी भी राजनीति कर रहे हैं, हालांकि अब एक की कहानी दूसरी है। तो आनंद मोहन सिंह और पप्पू यादव के बीच में बहुत गैंग वॉर हुई। कहते हैं बहुत सारे लोग मारे भी गए। तमाम अलग अलग ठेकों के लिए लड़ाई जो शुरुआती होती है उसी तरीके से। तो आनंद मोहन सिंह की ये सारी चीज़ें, ये बाहुबल, ये चलता रहा, धीरे धीरे नाम कद बढ़ता गया। और फिर आनंद मोहन सिंह को अब लगा कि चलो ये बदमाशी और बाकी बाहुबल के साथ साथ अब क्यों ना इसको एक राजनीति का भी रंग दे दिया जाए, तो चुनाव भी लड़ा जाए। तो आनंद मोहन सिंह ने इसके बाद राजनीति में हाथ आजमाने की सोची, और फिर पार्टियां भी बनाई। और कहते हैं कि एक ज़माने में आनंद सिंह की जो पार्टी थी, क्रांतिकारी समाजवादी सेना,
1980 में इसका गठन किया था आनंद मोहन सिंह, 1980 में, क्रांतिकारी समाजवादी सेना। और इस पार्टी के ज़रिए बाकायदा लोकसभा चुनाव लड़ा पहली बार, लेकिन आनंद मोहन सिंह हार गया। 1990 में फिर विधानसभा चुनाव आनंद मोहन सिंह ने पहली बार लड़ी, विधानसभा के चुनाव, और जनता दल की सीट पर टिकट से, और जनता दल से वो चुनाव जीत गए। फिर इसके बाद 1993 में बिहार पीपुल्स पार्टी के नाम से एक नई पार्टी बनाई, और इस पार्टी के बैनर तले आनंद मोहन सिंह की एक और भी पहचान, उनकी पत्नी लवली आनंद, आप सभी जानते हैं, वो भी राजनीति में आई। तो लवली आनंद को टिकट दिया 1994 के बाई इलेक्शन में, और ये बाई इलेक्शन वैशाली लोकसभा सीट से हुआ, और जिसमें लवली आनंद जीत गई। तो पहली बार आनंद मोहन सिंह की किसी राजनीतिक पार्टी के बैनर तले, जो कि पीपुल्स पार्टी, बिहार पीपुल्स पार्टी, उनकी पत्नी बाई इलेक्शन जीत कर सीधे लोकसभा पहुंच जाती हैं। ये एक बड़ी जीत थी आनंद मोहन के लिए, क्योंकि खुद नहीं उस वक्त तक लोकसभा जीते, लेकिन पत्नी को लोकसभा पहुंचा दिया। और इसके बाद तो एक ऐसा दौर आया 1995 में, जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, तो जो अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, इनकी पार्टी समता पार्टी, उससे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन आनंद मोहन सिंह की पार्टी ने किया था 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में, ज़्यादा सीटें लाकर। और उसी 1995 के आसपास एक चेहरा, एक वक्त ऐसा भी आया कि आनंद मोहन सिंह लगा कि बिहार मतलब अगले सीएम के तौर पर, लोगों ने कहा कि अगला मुख्यमंत्री बन सकता है। ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन आनंद सिंह के ज़िंदगी की तस्वीर एक कहानी से बदल जाती है। ये वाक़या है 5 दिसंबर 1994 का, 5 दिसंबर 1994। इससे पहले 4 दिसंबर 1994 को एक आनंद मोहन सिंह की बिहार पीपुल्स पार्टी का एक नेता, जिसका नाम था छोटन शुक्ला, उसका कत्ल हो जाता है। और इस कत्ल में जो राइवल गैंग है उसका नाम आता है। छोटन शुक्ला की एक पहचान बाद में और भी है। छोटन शुक्ला का जो भाई है मुन्ना शुक्ला, वो भी बाहुबल, अभी शायद विधायक भी है। तो आनंद मोहन की पार्टी के नेता छोटन शुक्ला की हत्या कर दी जाती है, और इस हत्या से नाराज आनंद मोहन सिंह अपने सारे समर्थकों, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मुजफ्फरपुर में प्रदर्शन कर रहे थे, लाश के साथ, छोटन शुक्ला की लाश के साथ। और इसको लेके शासन प्रशासन बाकी चीज़ों के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन चल रहा था, और ये धरना प्रदर्शन और लाश के साथ इन लोगों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। बदकिस्मती से जब ये लोग सड़क पर छोटन शुक्ला की लाश के साथ घूम रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तभी एक निहायत ईमानदार यंग आईएएस अफसर जी कृष्णैया, जो कि गोपालगंज के उस वक्त डीएम हुआ करते थे, जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो मुजफ्फरपुर के रास्ते गोपालगंज जा रहे थे, और गोपालगंज जाकर उनको अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। किसी काम के सिलसिले में वो पटना आए थे, तो वापस अब वो गोपालगंज जा रहे हैं, लेकिन उनका रास्ता मुजफ्फरनगर है। और इत्तेफाक की बात है कि उसी मुजफ्फरनगर के रास्ते में, जहाँ पे आनंद मोहन सिंह और उनके तमाम समर्थक छोटन शुक्ला की लाश को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी रास्ते से अब डीएम की गाड़ी गुजरती है। एक वहाँ पे जगह है खाबड़ा गांव, उस गांव के पास अभी तक ये अर्थी और ये भीड़ और ये प्रदर्शन, एक तरह से ये पॉलिटिकल रैली थी उस लाश के साथ, और इस रैली को लीड कर रहे थे आनंद मोहन सिंह। और इसमें कुछ और भी विधायक थे, कुछ पूर्व मंत्री थे बिहार के, क्योंकि आनंद सिंह का दबदबा ऐसा था। तो ये लोग उस लाश के साथ सड़क पर अभी प्रदर्शन कर ही रहे थे कि डीएम जी कृष्णैया की गाड़ी वहाँ से गुजरती है, जो गोपालगंज जा रहे हैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। अचानक चूँकि डीएम की गाड़ी में लाल बत्ती लगी होती है, और अब तो खैर लाल बत्ती का चलन थोड़ा कम हुआ है, तो लाल बत्ती और उससे पता चल जाता है कि सरकारी गाड़ी है। तो डीएम की गाड़ी में लाल बत्ती देखकर जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी नज़र पड़ी डीएम की गाड़ी पर। इसके बाद जो लीड कर रहे थे नेता, उन्होंने भड़काना शुरू कर दिया, कुछ नारे लगे, और इसी के बाद लोगों ने उस गाड़ी को घेर लिया जिसमें डीएम बैठे हुए थे। घेरने के बाद पथराव होता है, फिर डीएम को बाहर निकाला जाता है,
और अचानक गोली चल जाती है और डीएम को गोली मार दी जाती है। ये सब कुछ आनंद मोहन सिंह और उनके जो पार्टी के बड़े लोग थे उन सब की मौजूदगी में होता है और भड़काने का काम इन लोगों ने किया था। गोली लगने के बाद थोड़ा सा हड़कंप मचता है, लगता है कि ये कितने बड़े अफसर को इस तरह से गोली मार दी गई। तो पहली बार मामले की गंभीरता का एहसास होता है आनंद मोहन सिंह और बाकी लोगों को। इसके बाद आनंद फानन में मैसेज जाता है, लोकल पुलिस बाकी लोग आते हैं, डीएम को नज़दीक के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन डीएम को बचाया नहीं जा सकता और वो जी कृष्णैया जी की मौत हो जाती है। एक डीएम की मौत की खबर इसके बाद जब पटना राजधानी और देश में फैलती है तो एक अजीब सी बेचैनी होती है। वो ये कि एक आईएएस अफसर, एक डीएम, और इस तरीके से खुलेआम सरेराह उसका कत्ल हो जाना, ये लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल था। मीडिया में मामला आने के बाद मामला तूल पकड़ता है। मामला तूल पकड़ने के बाद इंक्वायरी होती है, आनंद मोहन सिंह को गिरफ्तार किया जाता है और साथ में उस वक्त उस रैली में जो शामिल थे उनके साथ कुछ बड़े लोग, उनको भी गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें उस वक्त बिहार के एक एक्स मिनिस्टर मंत्री थे और उस वक्त विधायक थे अखलाक अहमद। इसके अलावा एक एक्स एमएलए अरुण कुमार, विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला की, जो कि छोटन शुक्ला जिसकी मौत हुई, जिसके लाश के साथ प्रदर्शन हो रहा था, उसका भाई मुन्ना शुक्ला। इसके अलावा शशि शेखर ठाकुर, डॉक्टर हरेंद्र कुमार और आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद। कुल 35 लोगों के खिलाफ मामला बनाया जाता है कि ये 35 लोग थे जिन्होंने भीड़ को उकसाया, ये 35 लोग थे जिनकी वजह से डीएम का कत्ल हुआ। और इन 35 लोगों के खिलाफ फिर एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच होती है और चार्जशीट अदालत में दाखिल की जाती है। जब चार्जशीट अदालत में दाखिल की जाती है तो पटना के लोअर कोर्ट में इसका फैसला आता है 2007 में, और उस फैसले में जो निचली अदालत है 29 लोगों को बरी कर देती है 35 में से, और सिर्फ 7 को सज़ा सुनाती है। और जिन लोगों को सज़ा सुनाती है उसमें आनंद मोहन सिंह, अखलाक अहमद, मुन्ना शुक्ला, छोटन शुक्ला के भाई, लवली आनंद और जो पूर्व विधायक, कुल मिलाकर आनंद मोहन सिंह के साथ आनंद मोहन 1, अखलाक अहमद जो एक्स मिनिस्टर 2 और अरुण कुमार जो कि एमएलए एक्स 3, इन तीनों को मौत की सज़ा यानी कि फांसी की सज़ा सुनाई जाती है लोअर कोर्ट की तरफ से डीएम के कत्ल के मामले में। इसके अलावा आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, मुन्ना शुक्ला, हरेंद्र कुमार, इन लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। तो 3 को फांसी और 4 को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है निचली अदालत। इसके बाद इस फैसले के खिलाफ ये लोग हाईकोर्ट जाते हैं। पटना हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है। 2008 में फैसला आता है। 2008 में पटना हाईकोर्ट ये मानता है कि इस मामले में आनंद मोहन सिंह गुनहगार है, लेकिन फिर भी वो फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल देता है। न सिर्फ आनंद मोहन की बल्कि अखलाक अहमद की भी और अरुण कुमार की भी, और उनकी पत्नी लवली आनंद, मुन्ना शुक्ला और बाकी 4 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाता है पटना हाईकोर्ट से। लोअर कोर्ट ने 3 को फांसी की सज़ा सुनाई, पटना हाईकोर्ट ने सबकी फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर दिया, और जिनको उम्र कैद दिया गया था उनको सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। इस दौरान में एक दूसरी चीज़ ये होती है, ये भी अपने देश के पॉलिटिकल सिस्टम का एक अजीब सा तमाशा है कि डीएम का कत्ल हो गया 5 दिसंबर 1994 को। इसके बाद 1996 में चुनाव होता है और उस वक्त आनंद मोहन सिंह जेल में इसी कत्ल के सिलसिले में बंद है। 1996 का चुनाव वो जेल से समता पार्टी के टिकट पर लड़ता है और जीत जाता है और सीधे लोकसभा पहुंच जाता है। एक कत्ल का मुलजिम, क्योंकि उस वक्त तक मुकदमे का फैसला नहीं हुआ था, तो 1996 में वो जीत कर लोकसभा पहुंच जाता है जेल में रहते हुए। इसके बाद 1998 में दोबारा चुनाव होता है। 98 का चुनाव वो फिर लड़ता है और दोबारा एमपी बन जाता है। तो 96 और 98 2 बार आनंद मोहन सिंह बाकायदा इस देश के जो सबसे बड़ी राजनीतिक
जो चुनाव अगर हम कहें बात, तो एमपी सांसद का वो दोनों बार जीतता 96 और 98 में, और वो माननीय लोकसभा सदस्य बन जाता है। इस दौरान में पत्नी लवली आनंद 93 में एक बार ऑलरेडी एमपी बन चुकी थी। तो कत्ल के इल्ज़ाम सर पर लिए हुए भी उसके बावजूद जेल में रहते हुए चुनाव लड़ना और फिर जीत जाना, ये आनंद मोहन सिंह के साथ हुआ। 2008 में पटना हाईकोर्ट का फैसला आया, इसके बाद बाकी को बरी कर दिया, आनंद मोहन सिंह को की उम्र कैद की सज़ा बहाल रखी। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाता है। 1994 में कत्ल हुआ था, याद रखिएगा। 2007 में लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, मतलब 6 और 7 13 साल लगे। 14वें साल यानी 2008 में पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, तीनों फांसी की सज़ा को बदल के उम्र कैद में कर दिया और बाकी को बरी कर दिया। तो अब तक 14 साल हो गए। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचता है, देश की सबसे बड़ी अदालत में। 14 के बाद करीब 10 साल और लगते हैं। 2018 के आसपास सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के इस फैसले को, जिसमें आनंद मोहन सिंह को उम्र कैद की सज़ा दी गई थी, उस फैसले को बरकरार रखती है और उसमें कोई कमी नहीं करती है। तब से लेकर आज तक आनंद मोहन सिंह जेल के अंदर ही हैं, उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। लेकिन जो बाकी लोग थे, चाहे वो अखलाक अहमद हो, लवली आनंद हो, इसके अलावा शशि शेखर ठाकुर हो, डॉक्टर हरेंद्र कुमार हो, अरुण कुमार हो, इन सबको सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। डीएम के कत्ल का इकलौता जो गुनहगार और जिम्मेदार जिसको माना गया, वो माना गया आनंद मोहन सिंह को। और आनंद मोहन सिंह अभी भी जेल में बंद है। हालांकि इस दौरान में उनके बड़े फ़ैन क्लब भी बने। आनंद मोहन की रिहाई के लिए उनकी पत्नी लवली आनंद नीतीश कुमार से मिली। नीतीश कुमार आनंद मोहन के घर भी गए, उनके माँ से भी उस वक्त मिले थे, काफ़ी पहले की बात है, पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता, मुकदमा लंबा चला गया, और एक डीएम के कत्ल ने आनंद मोहन के पूरे पॉलिटिकल करियर को ख़त्म करके रख दिया। ये तो एक पहलू था। इस दौरान में आनंद मोहन का जेल में जाने के बाद एक दूसरा रूप देखने को मिला। आनंद मोहन जेल में जाने के बाद कविता और कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी। जेल में ही रहने के दौरान कई किताबें लिखी, उसमें एक था कैद में आज़ाद कलम। इस कैद में आज़ाद कलम की कविता को बाकायदा उस वक्त विदेश मंत्री जसवंत सिंह थे जिन्होंने इसका विमोचन किया था। और कहते हैं कि कैद में आज़ाद कलम को संसद के ग्रंथालय में भी रखा गया है, जगह दी गई है। तो 2 बार आनंद मोहन सांसद रहा। समता पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस, आपको याद होगा, उसकी टिकट पर चुनाव जीता था। पप्पू यादव के साथ दुश्मनी की कहानी आज भी उसके इलाके में गूंजती है, और इस वक्त वो जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। तो एक हमारे जुडिशियल सिस्टम को इस कहानी की वजह से एक और भी चीज़ याद आ जाती है कि 1994 6 साल उधर, 18 साल इधर, 24 साल, एक IAS अफसर, एक डीएम, एक ज़िला का मालिक होता है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसको किस तरीके से मॉब लिंचिंग के नाम पे उसका कत्ल होता है। एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ नेता उसमें शामिल होते हैं, फांसी की सज़ा होती है लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट उम्र कैद में तब्दील करता है, सुप्रीम कोर्ट उम्र कैद के फैसले को बरकरार रखता है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में भी 8 से 10 साल लग जाता है फैसला आने में। तो जब इस तरह के इस लेवल के क्राइम के मामले में भी अगर यही रफ्तार है जुडिशल सिस्टम की, हमारी इंसाफ की, तो बाकी चीज़ें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा। डीएम के फैमिली की अगर हम बात करें, जी कृष्णैया की फैमिली की, उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई, क्योंकि एक जवान, एक IAS अफसर, एक तेज तर्रार ईमानदार आंध्रा कैडर के थे वो, और आंध्रा कैडर से बिहार कैडर में वो उनकी पोस्टिंग थी, और बिहार में वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। आंध्रा से चलकर बिहार आना और बिहार में इस तरीके से बेवक्त मारा जाना, उसकी फैमिली का जो के ऊपर जो बीता, जो गम, जो दर्द, उसका एहसास भी नहीं कर सकते। उनकी फैमिली की सिर्फ एक ही थी कि जिस तरीके से कत्ल हुआ उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट मिलना चाहिए, जो कातिल ने उनके, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो सज़ा वो चाहते थे, जिस तरह से उनकी उम्मीद थी अदालत से, वो मिली नहीं। 35 लोगों को इसमें नामजद किया गया था, और उसमें से 29 को तो नीचे की अदालत ने ही बरी कर दिया। धीरे धीरे बाकी के अदालतों में बरी होते गए, और सिर्फ एक शख्स था जिसको इसमें सज़ा हुई। तो उन्हें लगता है कि ये अधूरा इंसाफ है। शायद मुझे भी यही लगता है कि अधूरा इंसाफ है, क्योंकि अगर गोली मारी गई, जिस तरीके से खींच के मारा गया,
डीएम के साथ उस वक्त कृष्णैया के साथ जो ड्राइवर थे वो चश्मदीद था, लेकिन उसके बावजूद हर एक को सज़ा नहीं मिली, क्योंकि सबूतों के अभाव में कई जगह पर अदालत ने माना कि हमें मालूम है कि ये लोग गुनहगार हैं, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए इनको हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए रिहा कर रहे हैं। तो ये थी कहानी बाहुबली आनंद मोहन सिंह और एक डीएम के मुकदमे की, एक डीएम के कत्ल की। अब कुछ चीज़ें कुछ लोगों ने, जो मैं नाम बताता हूँ, एक राजदीप सरकार है, प्रीता है, दो, ख़ासतौर पर और भी बहुत सारे लोग हैं, इसके अलावा कोमल सिंह है, इसके अलावा फारूक है, हसीना है, ऋतु है। कल की कहानी पे इन लोगों ने कुछ बातें अलग अलग लिखी। कुछ का था कि बहुत गुस्सा आया, कुछ का था कि आज के ज़माने में भी इंसान ऐसा हिंसक हो सकता है, कुछ का था कि ये जुवेनाइल और बालिग नाबालिग को क्यों ऐसी कम सज़ा होती है, 18 की जगह 16 साल क्यों नहीं, या क्राइम को देखते हुए उसके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए, उम्र को देख कर नहीं। मैं सारी चीज़ों से सहमत हूँ, लेकिन एक चीज़ जिसका मैं इसलिए जवाब देना चाह रहा हूँ कि क्या मुझे ऐसी कहानियाँ सुनानी चाहिए कि नहीं। मैंने कल आपको शुरू में कहा था कि मैं करीब 6-7-8 महीने से सोच रहा था कि इसको सुनाऊँ कि नहीं सुनाऊँ। उसकी वजह यह है कि सुनने और सुनाने में बड़ा फ़र्क होता है। सुनाने के लिए ज़रूरी है कि आपको हर चीज़ वो डिटेल में जानकारी होनी चाहिए जो आप तक मैं पहुँचाऊँ। कई बार हम लोगों के सामने दिक्कत ये होती है कि जो टीवी पे आप देखते हैं, जैसे सपोज़ मैं बहुत सारे ऐसे शोज़ अगर करता हूँ आज तक पे, एग्जाम्पल के तौर पे ISIS का ही ले लीजिए, जिस तरीके से वो लोगों को मारते हैं, तो आप लोगों को जो तस्वीरें दिखाते हैं वो हम ब्लर करते हैं, क्योंकि वैसी तस्वीर दिखा नहीं सकते। लेकिन हम लोग जो देखते हैं वो अपनी नंगी आँखों से पूरी तस्वीर देखते हैं, वो ब्लर नहीं होती, जो अलग अलग एजेंसियों से आती है। हमारा देखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम देखेंगे नहीं तो उसके हिसाब से हम उसको लिख कर या आप तक पहुंचा नहीं पाएंगे कि उसके पीछे की कहानी या दर्द या तकलीफ़ क्या है। तो उसी तरीके से कोई भी कहानी सुनाने के लिए भी ज़रूरी होता है। मुझसे पर्सनल पूछिए, मैं ज़िंदगी में कभी नहीं चाहूँगा कि कभी ऐसी कहानी आप लोगों को सुनाऊँ या कभी ऐसी कहानी फिर कभी कोई आए कि मुझे मौका मिले सुनाने की। मैं खुद जासूसी की दुनिया या कोई अनसॉल्व केसेस या ऐसे केस जिसमें इन्वेस्टिगेशन लाजवाब हो, ऐसे केस जिसमें क्रिमिनल ने भी बड़ा अच्छा प्लान किया हो, बैंक रॉबरी, और वो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। इस तरह की इमोशनल कहानियाँ सुनाने में का मुझे कोई शौक़ नहीं, और मैं खुद बड़ा फिर परेशान रहता हूँ। तो लेकिन कई बार ये होता है कि इन चीज़ों को इसलिए भी हमें सुनना और समझना चाहिए ताकि हम किसी भ्रम में ना रहें और किसी पे भरोसा ना करें। हर इंसान के कई चेहरे होते हैं, अच्छे भी चेहरे होते हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें होती हैं। बाद में पता चलता है कि वो असल में इंसान के रूप में हैवान है। और एक चीज़ दिमाग में हमेशा कि हमारे साथ या हमारे फैमिली के साथ या हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में कभी ऐसा नहीं हो सकता, ये भी नहीं सोचकर ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़रा सी लापरवाही हमें किसी भी मुश्किल में डाल सकती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि इस तरह की चीज़ों को सुनाने का मकसद ये होता है कि हम हर वक्त अलर्ट रहें, हम अपने आसपास के किसी भी शख्स पर आँख बंद करके भरोसा ना करें। इन्हीं सब वजहों से कई बार ना चाहते हुए भी ऐसी चीज़ें सुनानी पड़ती है। लेकिन मैं आप में से ज़्यादातर लोगों से सहमत हूँ कि ऐसी कहानियाँ ना ही सुनाएं तो बेहतर है। मेरी भी यही कोशिश होगी। ख़ास तौर पर इसमें से एक जिन्होंने लिखा, और मैं उनसे सहमत भी हूँ, प्रीता, इन्होंने ही लिखा था कि इसको आप रिमूव कर दें, बल्कि इसकी जगह पे आप चाहें तो घोस्ट और किसी और की भी स्टोरी सुना सकते हैं, पैसे आ जाएंगे। प्रीता जी, पहली चीज़ ये कि मैंने ज़िंदगी में कभी पैसों और उसके बारे में नहीं सोचा, और कहानी सुनाने के वक्त तो बिल्कुल भी सोच में आता ही नहीं ये सब चीज़ें, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है। और पैसों वैसों का लेना देना वो सब बाकी चीज़ें दूसरा डिपार्टमेंट होता है। हम लोग एक जर्नलिस्ट हैं, जो काम होता है वो सीधे सीधे करने का होता है, इन सब चीज़ों से हमारा लेना देना नहीं है, तो वो बीच में कोई माने नहीं रखता है। बाकी चीज़ें हो सकती हैं बहुत सारे, मतलब अगर आप पर्सनली पूछें तो मेरे घर में भी शायद मेरी बीवी इस कहानी को नहीं सुनेगी, और मैंने बल्कि ट्रायल के तौर पे पूछा भी था कि कल तुमने स्टोरी सुनी थी, मैंने कहा कि नहीं सुनी थी। मैंने कहा अच्छा किया तुमने नहीं सुनी। तो इसलिए मैं खुद भी नहीं चाहता हूँ, और ऊपर वाले से ही दुआ है कि ऐसी कहानी कभी दोबारा सुनाने का मौका ना मिले, और बल्कि आए भी कभी ऐसी या पुरानी कोई हो तो मैं शायद 10 बार सोचूंगा कि उसको आपको सुनाऊँ कि नहीं सुनाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिलों में ये और उनको अफसोस भी हुआ था। अशोक सचदेवा हैं, नाराज़ थे, ऑस्ट्रेलिया से हैं। चलिए अशोक जी, आप अच्छे रहें, थैंक यू वेरी मच। प्रशांत कुमार हैं,
ये इनका है कि ये आर्मी अफसर हैं और अपने दोस्त के साथ कहानी सुनाते हैं। तो प्रशांत कुमार जी सेना में हैं, आप बहुत बहुत, आप जैसे लोगों से बात करके या आप लोगों का मेल पढ़ के वाकई दिली खुशी भी होती है। तो प्रशांत जी, आप और आपके दोस्त दोनों सेना में हैं, दोनों अच्छे रहें, इसी तरह देश की सेवा करते रहें। शक्ति सिंह हैं और ये एरिया 51 की कहानी सुनना चाहते हैं। वैभव सिंह हैं और ये एक हॉस्टल में मर्डर हुआ था, शायद हैदराबाद की कहानी है, वहाँ की ये सुनना चाहते हैं। रत्नेश कुमार श्रीवास्तव हैं, ये भी वही 44 डेज़ कहानी के बारे में इनकी राय थी कि बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। सोमेश रंजन हैं और ये लैंडमार्क केसेस के ऊपर चाहते हैं एक सीरीज़ हो जिसमें अलग अलग जजमेंट आया, वो कहानी सुनाओ। अच्छा सुझाव है, जल्दी सुनाता हूँ आपको। विनोद कुमार हैं, आज जो गोपालगंज डीएम की कहानी थी ये इन्होंने सिफारिश की थी, तो थैंक यू विनोद साहब। मीता भट्टाचार्य जी हैं, आपका और आपके पति जी दोनों का दिल से धन्यवाद, आप जो मेल लिखा और आपने, इन्होंने कल की कहानी पे इन्होंने भी मेल लिखा था और इनका भी दिल दुखा था। किसी भी इंसान का दिल दुख सकता है ऐसी कहानियों को सुनकर। जुल्फ़ी खान हैं और ये फैज़ान मर्डर केस की कहानी सुनना चाहती हैं। राजदीप सरकार हैं, इन्होंने भी कहा था ऐसी कहानी ना सुनाएं। इसके अलावा रणवीर पंडित हैं, नीरज बवाना जो गैंगस्टर उसकी कहानी सुनना चाहते हैं। मनोज साठे हैं, कनाडा की किसी सीरियल किलर की कहानी सुनना चाहते हैं। मनोज साठे साहब, जल्दी सुनाता हूँ आपको। धीरज लोमटे हैं और इनका भी ये कहना था कि नाबालिग को सज़ा क्यों नहीं होती, जुर्म देख के मिलनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मयूरेश जोटपे हैं और ये ब्रूसली की कहानी सुनना चाहते हैं। राहुल सिंह इन्होंने कहा था कि कल की कहानी में कुछ तारीख और साल शायद मैंने गलत पढ़ा था, तो हो सकता है राहुल सिंह जी, इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं और हो सकती हैं, मैं दावा बिल्कुल नहीं करूँगा कभी। डॉक्टर राजेश पी महेश्वरी हैं और भोपाल गैस की कहानी सुनना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर महेश्वरी साहब ये शायद मैं सुना चुका हूँ, तो क्राइम तक की लिस्ट में आपको मिल जाएगी भोपाल गैस की पूरी कहानी डिटेल में। सैफ खान, कैफ खान, इन्होंने दोनों नाम लिखा, इनमें से एक है, एमपी से हैं ये। इसके अलावा विनीत सिंह हैं और श्रुति आनंद हैं, ये माताहारी की कहानी सुनना चाहती हैं। संगीता सिन्हा, इनकी मम्मी के साथ ये कहानियाँ सुनते हैं, झारखंड से हैं श्रुति और इनकी मम्मी संगीता सिन्हा जी। तो जल्दी सुनाता हूँ श्रुति माताहारी की कहानी। प्रदुम्न कुमार हैं, सौरभ अग्रवाल हैं, ये जेसिका लाल की कहानी सुनना चाहते थे, लेकिन सौरभ मैं ऑलरेडी जेसिका की कहानी सुना चुका हूँ, क्राइम तक की लिस्ट में आपको मिल जाएगी। कृष्ण राव, ये झुंझुनू पिलानी से हैं, इन्होंने कहा कि वो अभी जो बावरिया और इस तरह की जनजाति गैंग की कहानी सुना है, इनके साथ भी अपने हादसे का इन्होंने जिक्र किया, तो डर लगता है ऐसे गिरोह से। तो बस यही है कि अपना ख्याल रखें कृष्ण राव जी और चौकन्ने रहें हमेशा हर वक्त। अनुपम सिंह हैं, चीन के साथ हमारे रिश्ते कैसे होंगे। अनुपम सिंह जी, अभी तक तो चीन के ख़िलाफ़ हम लोगों ने कोई कड़े बोल नहीं बोले हैं, लेकिन आने वाले वक्त में दुनिया जिस तरीके से चीन के ख़िलाफ़ जा रही है, मुझे लगता है रिश्ते में बहुत कड़वाहट आने वाली है। स्वप्ना मिश्रा हैं और थैंक यू स्वप्ना मिश्रा जी, ये अंगोला से इन्होंने भेजा है और इनके हस्बैंड जो है वहाँ अंगोला में एम्बेसडर है हमारे इंडिया के, तो और वहाँ से ये बैठकर कहानी सुनते हैं और ये अपने पति से भी कहते हैं कि आप बीच बीच में सुना करें। तो थैंक यू वेरी मच स्वप्ना मिश्रा जी, क्राइम तक फैमिली में आपका स्वागत बहुत बहुत। रवि शंकर हैं और इसके अलावा जयप्रकाश, उमेश रेड्डी जो एक किलर था उसकी कहानी सुनना चाहते हैं। इसके अलावा कोमल सिंह हैं, किरण कौर हैं और ये किरण कौर भी कुछ कहानियाँ उन्होंने कहा था, पता नहीं, मैं ही खुद ही लिखकर खुद ही भूल गया हूँ कि क्या था कुछ। आज अपने क्राइम तक फैमिली के लोगों का हमेशा की तरह जन्मदिन भी है, जिसमें एसके हिबा है, मोहम्मद ईसा ने भेजा था, तो हिबा आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक, हैप्पी बर्थडे। अजीता ज्योति हैं और ये सिद्धार्थ सिंह ने भेजा था, इनको भी हैप्पी बर्थडे। मधुकर चंदन शिवे हैं, इनके बड़े भाई महाराष्ट्र पुलिस में हैं और उनका जन्मदिन है, उन्होंने कहा पुलिस फोर्स में है, बहुत अभी आजकल ड्यूटी सख्त चल रही है, तो मधुकर चंदन साहब आपके बड़े भाई को दिल से बधाई जन्मदिन की। रिकी राठौर हैं, दिनेश सिंह राठौर ने भेजा, इनका बर्थडे। इसके अलावा रायान हैं, इनके जो अब्बू हैं वसीम खान, ये दम्माम सऊदी अरब में फंसे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, और उनके बेटे रायान का आज बर्थडे है और वो टिकट बुक थी लेकिन फ़्लाइट कैंसिल, इसलिए वो आ नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं वसीम साहब, अगले साल इंशाल्लाह सब अच्छा होगा तो आप ज़रूर मनाएंगे आज साथ में मिलकर। ऋतिक सिंह हैं, इसके अलावा अब्दुल कादरी हैं, तो ऋतिक और अब्दुल कादिर इन दोनों का भी जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को।
एक हमारे क्राइम तक फैमिली के मेंबर हैं कृष्णा मुखर्जी। इन्होंने इस लॉकडाउन के ज़रिए और ये कई परेशानियों से गुजरे तो उन्होंने एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया था और ऐसे लोगों की मदद के लिए, उन लड़कों की जिनको पढ़ाई के बहुत सारे साधन नहीं हैं, बहुत महंगी महंगी किताबें हैं, नोट्स हैं, तो एक इन्होंने ऑक्सीलियम AUXILIUM ऑक्सीलियम IAS इसकी एक इन्होंने साइट बनाई है। तो जो भी ऐसे हमारी क्राइम तक फैमिली के बहुत सारे मेंबर हैं जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं या बाकी, तो वो ज़रूर इनसे मदद ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एक नेक काम है। तो कृष्णा मुखर्जी, बहुत बहुत बधाई आपको ऐसा अच्छा काम करने के लिए। ऑक्सीलियम IS ये है इनका यूट्यूब का शायद चैनल है ये, तो यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं आप। वैसे भी कहते हैं कि ज्ञान जहाँ से मिले बटोर लो। इसके अलावा हमारे अफ्रीका के क्राइम तक फैमिली मेंबर कुछ बड़े हैं और शैलेश पांडे ने भेजा है अफ्रीका से, इस वक्त वहाँ लॉकडाउन में है। तो शैलेश पांडे, यासीन, यूसुफ, अनीस और जावेद, ये लोग एक साथ रहते हैं। और शैलेश ने एक बड़ी अच्छी चीज़ लिखी, इसलिए आपको शेयर भी करता हूँ कि अभी रमज़ान चल रहा है, तो शैलेश ने लिखा कि अब चूँकि यासीन, यूसुफ भाई, अनीस भाई, जावेद भाई इन सब के साथ रहते हैं, तो मैं भी रोज़ा रखता हूँ। और इन्होंने कहा कि ये लोग हंसते हैं कि यार तुम क्राइम तक की कहानी सुनते हो, कभी तुम्हारा नाम तो मैंने सुना नहीं। तो इसलिए इन्होंने मुझे एक तरह से कहा था कि अगर ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो शैलेश पांडे जी, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद ये जो आपके चारों दोस्त हैं, यासीन, यूसुफ, अनीस, जावेद, ये अब हंसेंगे नहीं आप पर, बल्कि अब ये भी कहानी सुनेंगे। इसके अलावा शुभम खान हैं जो गैंग ऑफ वासेपुर की कहानी सुनना चाहते हैं। मैं कई बार बोला भी लेकिन सुना नहीं पाया। महजबी हैं और ये रांची के खुशबू हत्याकांड की कहानी सुनना चाहती हैं। तो ये सारी आपकी फरमाइश जल्दी पूरी होगी। आज फ़िलहाल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।